मैनेजमेंट के एंगल से भारत के संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और भारत की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर नज़र डालते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह लागू होते हैं, गवर्नमेंट को भी लागू हो सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स में फ़र्क नहीं हो सकता। और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी रह चुकी हैं जो किसी छोटे देश के बराबर हो। जनरल मोटर्स, जनरल इलेक्ट्रिक, मित्सुई, मित्सुबिशी, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां वर्ल्ड में रह चुकी है, मल्टीनेशनल कंपनियां जिसमें लाखों लोग काम करते हैं, थे और हैं, और जिनका टर्नओवर इतना बड़ा है कि किसी छोटी कंट्री के जीडीपी के बराबर हो। तो कभी कभी कोई ये कह सकता है कि नहीं, दोनों में बराबर ही ठीक नहीं है, सिमिलर नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक देखना ज़रूरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है किस तरह से दोनों में क्या क्या फ़र्क हैं वो देखने के लिए। देश के संविधान को देखें तो सालों पहले जब आज़ादी मिली तब कुछ लोगों ने मिलकर ये संविधान बनाया, काफ़ी जगह से सोर्सेज से इनपुट लिए, उस वक्त अपनी समझ के हिसाब से बनाया। वो सारे अभी तो गुज़र गए, कोई ज़िंदा नहीं है, वो कोई भगवान नहीं थे उसमें से, उनको पता नहीं था फ्यूचर में क्या होने वाला है, और उन्होंने वो कानून बना दिया देश का, संविधान नाम का। और वो कानून खाली सिंपल नहीं था, उनके इंटेंशंस अच्छे थे, कॉम्पिटेंट लोग भी थे, लेकिन सालों पहले की बात है, तब जो भी इन्फॉर्मेशन थी, जो भी हालात थे, जो भी समझदारी थी, उससे बनाया। और आज की तारीख में सालों बाद वो कितना एप्लीकेबल है वो भी एक प्रश्न है। दूसरा इशू ये है कि हम कंपनियों में रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बदलते हैं, डिज़ाइन को बदलते हैं, लेकिन देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना तो बहुत मुश्किल है। काफ़ी मेजॉरिटी, पॉलिटिकल मेजॉरिटी चाहिए, और उसके बाद भी कुछ चीज़ें आप नहीं बदल सकते, फंडामेंटल चीज़ें, ऐसा भी कानून है कि फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको आप नहीं बदल सकते। जो सालों पहले लोगों ने बनाया, जो सारे मर चुके हैं अभी, और उन लोगों ने कुछ इधर उधर से सोर्सेज लेके ले बनाया, और ऐसा बनाया, बहुत लंबा डिटेल डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं कि हर देश में ऐसा ही होता है, हर देश ने अपने अपने हिसाब से बनाया। किसी किसी देशों में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, हमारे देश का बहुत लंबा चौड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन खाली इतनी बातें नहीं करता कि नागरिक की बेसिक जिम्मेदारियाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ या नागरिक के मूलभूत अधिकार क्या होने चाहिए, वो तो पूरा डिज़ाइन और पूरा स्ट्रक्चर और पूरे कायदे कानून सबकी बात करता है। देश कैसे चलाना चाहिए उसका पूरा डिज़ाइन डिटेल में दिया हुआ है। कैबिनेट में कितने मिनिस्टर हो सकते हैं उसके भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप सोचिए, एक तो पार्लियामेंट होती है जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाती है, उसमें भी दो भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की इलेक्शन जनरल पब्लिक करती है, राज्यसभा में कुछ प्रेसिडेंट भेजते हैं, कुछ को राज्य के लोग, राज्य की सरकारें भेजती हैं। तो फिर एक प्रेसिडेंट होते हैं, जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में भी सरकार का रोल है। अब पार्लियामेंट में लेजिस्लेटर है, वो कानून बनाने वाला है, उसके बाद सरकार है, वो एक दूसरा पार्ट है, और उसके बाद जुडिशियरी है, न्यायपालिका है, वो तीन पार्ट हो गए। फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ आती हैं, स्वायत्त संस्थाएं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, और फिर स्टेट गवर्नमेंट आती है, म्यूनिसिपल लेवल की गवर्नमेंट आती है, ग्राम पंचायत और स्थानिक स्वराज्य की संस्थाएं आती हैं, और हर लेवल पे इलेक्शन होते हैं, और हर लेवल में पार्टियां होती हैं। तो हो सकता है कि आप एक शहर में रह रहे हो, उसकी म्यूनिसिपैलिटी में किसी पार्टी का राज हो, लेकिन वो शहर जो राज्य का हिस्सा है उसमें किसी और पार्टी का राज हो, राज्य सरकार का। और राज्य जिस देश का है, भारत देश का, वो भारत देश की सरकार किसी और पार्टी चला रही हो, और ये तीनों अंदर अंदर झगड़ा भी करती हैं, भयंकर झगड़ा, मतलब दुश्मनी जैसा। आपने देखा ही है, और हम सब जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही ये होता है कि एक दूसरे के दुश्मन है, वो कभी एग्री हो ही नहीं सकते, उनका धर्म ही है अपोज करना एक दूसरे का। एक्स वाई को अपोज करेगा, वाई एक्स को अपोज करेगा, यही उनका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, यही धर्म है। खाली जब बाहरी आपत्ति आती है, जैसे युद्ध आ गया, तब लोग इकट्ठा मिलते हैं, बाकी तो अंदर अंदर इसका विरोध करना, उसका विरोध करना, ये सरकार उस सरकार का विरोध करेगी, अगर सेम पार्टी की नहीं है, वही उनका फंडा है, उसी हिसाब से ये चलता है। तो फिर फेडरलिज्म की कंसेप्ट है कि भाई राज्यों के अधिकार अलग हैं
और केंद्र के अधिकार अलग हैं। केंद्र सरकार मेन सरकार है, लेकिन फिर भी राज्यों को कुछ अलग, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि इस बाबत में राज्य को सत्ता है, तो राज्य डिसाइड करेगा कि भाई पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। फिर कुछ चीज़ों में केंद्र सरकार की सत्ता है, उसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कुछ में दोनों की सत्ता है, उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। मैंने कहा है कितने मिनिस्टर होने चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं अमेंडमेंट या उसमें आया है कि भाई कैबिनेट में मिनिस्टर कितने आप रख सकते हो। फिर राज्यों में गवर्नर होते हैं, जो केंद्र सरकार शायद अपॉइंट करती है। तो गवर्नर अलग पार्टी का हो तो वो राज्य सरकार को तंग कर सकता है, क्योंकि वो राज्य सरकार किसी और पार्टी की है और गवर्नर किसी और पार्टी का है, तो मेल जोल हो वो ज़रूरी नहीं है। तो ये खाली फेडरलिज़म नहीं है। फेडरलिज़म मतलब राज्य का सरकार और केंद्र का सरकार अलग अलग हो, कुछ चीज़ों में राज्य को अधिकार दो। ये तो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज़म, राइवलरी भरा फेडरलिज़म या दुश्मनी भरा फेडरलिज़म हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली राज्य के लेवल पे डिसीजन राज्य को लेने दो, केंद्र के लेवल के डिसीजन केंद्र को लेवल दो, और हर राज्य को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग है। लेकिन ये फ़र्क ज़्यादा महत्व का है, क्योंकि सरकार किसकी है दोनों में, वो भी इस पे इम्पॉर्टेंट है। अगर एक्स पार्टी की सरकार केंद्र में है और उसी एक्स पार्टी की सरकार किसी राज्य में है, तो ये फेडरलिज़म किसी तरह से काम करता है। लेकिन अगर एक्स पार्टी की सरकार केंद्र में है और वाई पार्टी की सरकार राज्य में है, तो फेडरलिज़म की पूरी व्याख्या बदल जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो ये एक अलग सा मुद्दा है। तो जैसे मैंने कहा, इस चीज़ को आप ना रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, रिस्ट्रक्चर करना भी बहुत मुश्किल है। बेसिक चीज़ें तो रिस्ट्रक्चर करना अलाउड भी नहीं है, इसके भी कानून बने हुए हैं, और इतना मैसिवली कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम जब लीडरशिप की बात करते हैं, कभी कभी कहते हैं सीएम या पीएम, तो सीईओ जैसा है। तो किसी सीईओ को जो किसी बड़ी कंपनी चलाता हो, इसको जब ये समझाया जाए कि भाई देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और देश का स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसका रिएक्शन मेरे हिसाब से काफ़ी देखने लायक होना चाहिए कि वो जिस तरह से कंपनी को चलाता है और देश किस तरह से चलाया जाना चाहिए, उसका जो डिज़ाइन है और उसकी कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, उसमें कितना फ़र्क है। कंपनियों में जनरली ये है कि बहुत क्लियरली एक आदमी या कुछ लोग, छोटी संख्या के लोग जो उसके साथ हों, वो जनरली डिसाइड करते हैं कंपनी कैसे चलानी है, कितनी भी बड़ी हो। मुकेश अंबानी जनरली रिलायंस जितना बड़ा ग्रुप कैसे चलाना वो डिसाइड कर सकते हैं। गौतम अदानी जितना बड़ा ग्रुप कैसे चलाना डिसाइड कर सकते हैं। रतन टाटा जब चेयरमैन थे तब टाटा ग्रुप कैसे चलाना डिसाइड कर सकते थे। इतना बड़ा ग्रुप, अरबों का, मतलब भयानक टर्नओवर और हज़ारों लाखों की एम्प्लॉई की तादाद। लेकिन जब देश के चलाने की बात आती है, तब इनके व्यूज़ मांगने चाहिए और देखने चाहिए, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि वो किस तरह कंपनी चलाते हैं और देश को चलाने की रचना कैसा की गई है। काफ़ी ज़बरदस्त फ़र्क पड़ेगा। तो हम जब एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली चलाने की बात करते हैं, तो किसी ने भी जब कुछ चलाया हो, छोटी मोटी ऑफिस चलाया हो, धंधा चलाया हो, कारोबार चलाया हो, बिज़नेस चलाया हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाया हो, उसको ये अब देश के चलाने का स्ट्रक्चर उसके सामने रखा जाए, तो मुझे जानने की उत्सुकता है कि उसका रिएक्शन कैसा रहेगा। और आम आदमी को भी पूछो तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आने वाली ये बात। उसके लिए भी ये ज़बरदस्त कॉम्प्लिकेटेड है। आम आदमी को कई बार ये भी नहीं पता होता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, इलेक्शन में वोट लेता हो, जानकारी रखता हो, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि सरकार कौन है, क्या है, वही समझ में नहीं आता कई बार। वो जो चीज़ें अपने आसपास देखता है, उसमें कौन सी सरकार का क्या रोल है, क्या वो स्टेट लेवल की सरकार का रोल है, क्या उसमें केंद्र का असर पड़ा है, क्या उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का असर पड़ा है, कौन सी चीज़ें कौन सी सरकार के कारण हुई है, किस लेवल पे ये डिसाइड किया गया है, और किसको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए, किसका इसमें रोल रहा है, ये भयानक कॉम्प्लिकेटेड है। और आम आदमी भी इससे ज़बरदस्त उलझ जाएगा और समझ नहीं पाएगा, और उसके समझ की बाहर है। उसको भी समझ में नहीं आता कि सरकार का मतलब क्या है। बार बार बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, वोट भी डाले जाते हैं,
और कहते हैं कि लोग जानते हैं और बहुत समझते हैं कि भाई स्टेट ऐसा है, सेंटर ऐसा है, लेकिन मैं पूरी तरह से मानता हूँ कि ये हर जगह सही नहीं होगा कि ये सब समझते हैं। हम छोटे थे तब नागरिक शास्त्र सिविक्स पढ़ते थे, तब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था और बोरिंग लगता था। आज मुझे, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टडी कर रहा हूँ, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखता हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और जब मैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स से, एंगल से इसको देखता हूँ तो मैं एकदम एकदम सा अचंभित हो जाता हूँ कि ये किसने और कैसे बना दिया ऐसा डिज़ाइन और ऐसा स्ट्रक्चर कि जो बदलना भी मुश्किल नहीं है, बट जो बदलना भी असंभव है। और जो जैसे भगवान ने कानून बनाया और जैसे कुदरत का कानून बदला नहीं जा सकता, इस तरह जो लोग सारे मर चुके हैं, उन्होंने लाखों, हज़ारों, 50 साल पहले जो कानून बनाया, 75 साल पहले, उसको आज उसमें से कोई ज़िंदा नहीं है, लेकिन हम सब ज़िंदा लोगों को उस कागज़ के टुकड़े के हिसाब से सारा डिसाइड करना पड़ रहा है। तो चाहे आप किसी आम आदमी को बेसिक मैनेजमेंट समझा के फिर ये देश कैसे चलता है वो कंपैरिजन करने को बोलो, या किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के बहुत ही एफिशिएंट काम करने वाले सीईओ से जिसकी लोग तारीफ़ करते हैं, उससे कम पूछो, मुझे लगता है कि दोनों का रिएक्शन कुछ मेरे जैसा ही होने वाला है कि ये भयानक लीला बनाई गई है, अद्भुत लीला है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाया है वो हर देश का अपना अपना हिसाब है, किसी ने लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं पे तो नहीं है। हमारा तो बहुत लंबा चौड़ा, सबसे बड़ा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसमें अलग अलग देशों के फंडाज उसमें लिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उस वक्त। और कुछ ऐसे भी देश हैं जिन्होंने तो ऐसा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं रखा है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह यही होता है, और काफ़ी फ़र्क होते हैं। तो ये जो देश चलाने की जो पद्धति है, अब मेरी तो समझ में नहीं आती ये चीज़, और हो सकता है कि मैं गलत हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो शायद मानेंगे कि मैं गलत हूँ, कुछ लोग मानेंगे कि नहीं मैं सही हूँ। लेकिन ये डेफिनेटली कि इंटरेस्टिंग और कंपैरिजन करने का और सोचना के विषय तो ज़रूर है कि जब हम, कोई भी आदमी जब कुछ चला रहा है या किसी ने कुछ भी काम किया हो, चलाया हो, उसको ये जब समझाया जाए कि देश कैसे चला, देश चलाने की व्यवस्था क्या है, तो उसको ज़बरदस्त आश्चर्य ज़रूर होगा। और क्या यही एक तरीका हो सकता था, और क्या यही एक सही तरीका है, ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय हो सकता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के विषय से हम नैरो एंगल से देखें तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये डिज़ाइन, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोले, हम ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन बोले, देश को चलाने की जो लार्जली कॉन्स्टिट्यूशन से डिफ़ाइन हुआ है, वो कितना रेलेवेंट है, कितना ज़रूरी है, कितना उसमें रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली मैनेजमेंट में जिसको भी इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन चलाने में, उसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, और उसको भी देखना चाहिए कि ऐसा कुछ अलग सी चीज़ नहीं है ये कि इसको और इसको कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। कुछ लोग बोलेंगे ये कंपैरिजन वाजिब नहीं है, देश और कंट्री और कंपनी में फ़र्क है। मैं एग्जैक्टली एग्री नहीं करूँगा। बड़ी कंट्रियाँ भी मैंने देखी है, हाँ ऑब्जेक्टिव्स अलग है, वो मैंने पहले भी कहा है कि भाई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कमाने का मकसद होता है, किसी और का मकसद, एनजीओ का मकसद सेवा करने का होता है। लेकिन चलाने का जो बेसिक तरीका है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स, उसमें तो कहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिस्टम में नहीं हो सकता, ये हम बेसिकली मानते हैं मैनेजमेंट के लोग। तो उस एंगल से हम देखें तो ये डेफिनेटली एक अजायब चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं नहीं कहता कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही अजायब चीज़ है, शायद दुनिया का हर देश जिस तरह चलता है और दुनिया में मैनेजमेंट जिस तरह होता है, उन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह से काम करती है और ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह से काम करती है, ये दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। तो एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली कुछ चीज़ कंपनी को चलाना, ऑर्गेनाइजेशन को चलाना के सारे फंडे, जब देश को चलाने की बात आती है तब पता नहीं वो कहीं गायब हो जाते हैं और कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज़ उसमें जुड़ जाती हैं। क्या वो सही में ज़रूरी है कि नहीं, ये बहुत बड़ा डिबेट का सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन ये डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग और स्टिम्युलेटिंग विषय तो ज़रूर है। थैंक यू।